ठीक है बच्चों। नाउ देखें लास्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था ना, म्यूचुअल इंडक्शन है, उसी पे बेस्ड है हमारा ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्शन कितनी कॉइल का फिनोमिनन था? 2 कॉइल का फिनोमिनन था, जिसमें एक कॉइल अपनी नेबरिंग कॉइल में करंट में हुए चेंज का अपोज करती थी बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। ठीक है, 2 कॉइल का फिनोमिनन था, उसी फिनोमिनन पर ये बेस्ड है। क्या काम है ट्रांसफार्मर का? वोल्टेज को रेज करना या डाउन करना। कौन से फिनोमिनन पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिनन पे काम करता है। तो इट इज़ अ डिवाइस विच रेजेज और लोअर्स, इट इज़ अ डिवाइस which raises or lowers voltage through the phenomenon of mutual induction। ठीक है, ये आप इसको प्रिंसिपल के तौर पे लिख सकते हैं, ये आप प्रिंसिपल के तौर पे लिख सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच रेजेज और लोअर्स वोल्टेज थ्रू द फिनोमिनन ऑफ क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखना होगा तो कंस्ट्रक्शन में 4 लाइनें कंस्ट्रक्शन में लिखो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। कितनी कॉइल्स होती हैं इसमें? 2 कॉइल्स होती हैं, वाउंड, WOUND, वाउंड ओवर द सेम सॉफ्ट आयरन कोर। कोर कौन सा होता है इसमें? जिसके ऊपर कॉइल को बाउंड करते हैं, 2 कॉइल्स को हैं, 2। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। अब म्यूचुअल इंडक्शन कितनी कॉइल का फिनोमिनन है? 2 कॉइल का फिनोमिनन है। तो ये दोनों कॉइल किसके ऊपर बाउंड होती हैं? ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं अभी आगे बताएंगे। हिस्टैरिसीस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। ठीक है, वाउंड ओवर द सेम कोर। द कॉइल which is connected to the source। जो कॉइल किससे कनेक्टेड है? सोर्स से। ठीक है, इज कॉल्ड क्या? प्राइमरी कॉइल कहते हैं। 2 कॉइल का फिनोमिनन था ना, एक कॉइल पे सोर्स लगा रहे थे हम और दूसरी कॉइल उसमें इस पहली कॉइल में करंट में वे चेंज का अपोज कर रही थी। तो जिस कॉइल से हम सोर्स को कनेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। while the coil which is connected to the load, which is connected, जो सेकंड कॉइल है जिसको लोड से कनेक्टेड कर रहे हैं, टू द लोड इज कॉल्ड क्या? उसे कौन सी कॉइल कहते हैं? उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जिसको लोड से कनेक्ट करते हैं उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, द ऑल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी, द ऑल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी में कौन सी करंट पास कराते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी सोर्स लगाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी। तो जब देखो पासिंग थ्रू प्राइमरी में जो अल्टरनेटिंग करंट पास होगी तो क्या होगा? सेकेंडरी में ईएमएफ में कंटिन्यूअस चेंज आएगा। ठीक है, क्यों आएगा कंटिन्यूअस चेंज सेकेंडरी में? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट लगाई गई है प्राइमरी में। और अल्टरनेटिंग करंट कौन सी करंट होती है? कंटिन्यूअस चेंजिंग करंट होती है। ठीक है, तो द अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी क्रिएट्स क्या? continuously changing flux through the secondary। ठीक है, और जब सेकेंडरी में कंटिन्यूअसली, ठीक है, थ्रू द सेकेंडरी, जब सेकेंडरी में कंटिन्यूअसली फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा?
ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसा ईएमएफ इंड्यूस होगा? कंटिन्यूअस ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस चेंजिंग फ्लक्स, ठीक है, थ्रू द कोर, थ्रू द सेकेंडरी, थ्रू द कोर, थ्रू द कोर लिखेंगे, इन सेकेंडरी, थ्रू द कोर इन सेकेंडरी, कंटिन्यूसली चेंजिंग फ्लक्स थ्रू द कोर इन सेकेंडरी। सेकेंडरी में कोर के थ्रू क्या होगा? कंटिन्यूसली फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, दिस चेंजिंग फ्लक्स, दिस चेंजिंग फ्लक्स, दिस चेंजिंग फ्लक्स क्या करेगा? इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूसेस ईएमएफ इन क्या? सेकेंडरी कॉइल या इन सेकेंडरी। ठीक है, इसकी वजह से जो होगा, ठीक है, कैसा होगा ये ईएमएफ? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, इंड्यूसेस, ठीक है, चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इन सेकेंडरी, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी। क्लियर हो गया? तो इतनी बात आप लिख देंगे। नाउ इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन दिखा दें, अब कंस्ट्रक्शन देख लें इसका डायग्राम। तो ये डायग्राम है इसका, देखिए ट्रांसफार्मर, ये क्या करा है बताएं जरा हमने? सॉफ्ट आयरन के कोर को पतली पतली स्ट्रिप्स में काट के उनको लैमिनेट करके एक के ऊपर एक रखा है। क्यों रखा है? टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस। स्लॉट्स काट देते हैं, मैंने बताया था, एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। एडी करंट जनरेट होंगी यहाँ, उन एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए ऐसे ऐसे स्लॉट्स काटे हैं, स्ट्रिप्स में काटते हैं ट्रांसफार्मर, इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में काटते हैं, उनको लैमिनेट करते हैं। ठीक है, और इंसुलेशन देके आपस में इंसुलेट करके, उन स्ट्रिप्स को इंसुलेट करके फिर एक के ऊपर एक इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ये आपका ये प्राइमरी कॉइल, यहाँ से एसी सोर्स लगाया गया है, इनपुट पे एसी सोर्स, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड है। ये आपका लोड है, LOAD लोड। ये आपका एसी इनपुट है, ये आपका एसी इनपुट है, और ये एसी आउटपुट लोड है। यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको, आउटपुट भी एसी होगा। ठीक है, देखो इधर मान लो यह कौन सी कॉइल है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पे करंट जो है, यहाँ पे करंट मान लेते हैं IS है। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी कॉइल में करंट IS है, और सेकेंडरी कॉइल में जो EMF है वो कितना ES है। यहाँ प्राइमरी कॉइल में करंट IP है, और सॉरी ये प्राइमरी कॉइल है ना, ये सेकेंडरी है। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस EMF कितना है? EP है, करंट कितनी है? IP है। सेकेंडरी कॉइल में करंट कितनी है? IS है, और यहाँ पे लोड अक्रॉस द लोड जो आउटपुट है वो कितना है?
EMF से ES है. As magnetic lines are closed curve, as magnetic lines are closed curve. थ्योरी में ये लिख दोगे, थ्योरी पूछेगा ये लिख देना, ठीक है. मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, सो मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न ऑफ प्राइमरी. ठीक है. लेट मान लिया, लेट NP जो है, NP है टोटल टर्न्स इन प्राइमरी, टोटल टर्न्स हैं इन प्राइमरी. जो प्राइमरी कॉइल है उसमें टोटल टर्न्स कितने इसमें NP हैं, और NS क्या है, NS क्या है, टोटल टर्न्स हैं इन सेकेंडरी कॉइल. ठीक है. तो टोटल टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं, NS हैं. ठीक है. नहीं तो क्या है कि NS नंबर ऑफ टर्न्स पर टर्न ऑफ फ्लक्स टर्न, टोटल फ्लक्स टर्न सेकेंडरी पर टर्न ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू होगा टोटल फ्लक्स पर टर्न ऑफ प्राइमरी. ठीक है. फ्लक्स टर्न ये इक्वल होगा. नाउ यहाँ से फाई एस को क्या लिखोगे, हैं डिफ्रेंशिएट कर दो. देखो तो क्या लिख दोगे इसको, डी फाई एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन NP इंटू इसे क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ डी फाई पी अपॉन डी टी. ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. और ये क्या है आपका ES अपॉन NS इज इक्वल टू क्या, EP अपॉन NP. तो ES अपॉन EP जो है वो कितना आ गया, देखो ES अपॉन EP जो आ गया वो क्या आ गया, NS अपॉन NP आ गया. ठीक है. ES अपॉन EP जो आ गया वो क्या आ गया, NS अपॉन NP आ गया. ES क्या है, सेकेंडरी में EMF, EP क्या है, प्राइमरी में वोल्टेज. ES है सेकेंडरी में वोल्टेज और EP है प्राइमरी में वोल्टेज. NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी. NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. ठीक है. वेयर NS अपॉन NP जो है, NS अपॉन NP क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो. क्या कहलाता है, अगर ये 10 है, अगर ये क्या है 10, तो इसका क्या मतलब है, सेकेंडरी में टर्न्स प्राइमरी से 10 टाइम ज़्यादा हैं. इसमें सेकेंडरी में टर्न्स प्राइमरी से 10 टाइम ज़्यादा है. प्राइमरी में 100 टर्न्स है तो सेकेंडरी में 1000 टर्न्स है. तो अगर ट्रांसफार्मर रेशियो 10 होगा तो ES अपॉन EP कितना होगा, 10. ES अपॉन EP 10 होने का मतलब कि सेकेंडरी में वोल्टेज प्राइमरी का कितना होगा, 10 टाइम ज़्यादा होगा. ठीक है. अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से 10 टाइम ज़्यादा हैं, तो अगर इनपुट पे 1 वोल्ट दोगे तो आउटपुट पे कितना वोल्ट जाएगा, 10 वोल्ट. इनपुट पे 10 वोल्ट दोगे तो आउटपुट पे क्या जाएगा, 100 वोल्ट. इनपुट पे 100 वोल्ट होगा तो आउटपुट पे कितना जाएगा, 10,000 वोल्ट. यानी ये कितना करेगा, वोल्टेज को 10 टाइम्स अप कर देगा. ठीक है. अगर ट्रांसफार्मर रेशियो 1000 है तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को 1000 टाइम्स अप कर देगा. अगर इनपुट पे 100 वोल्ट है तो आउटपुट पे 1 लाख वोल्ट जाएगा. 1000 इंटू 100 करोगे तो 1 लाख आएगा. इनपुट पे 100 वोल्ट दोगे तो आउटपुट पे 1 लाख वोल्ट चला जाएगा. अगर ठीक है ट्रांसफार्मर रेशियो कितना है, 1000 है. तो इस ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को क्या करता है, अप करता है. ठीक है. और अगर ट्रांसफार्मर रेशियो 1/10 है तो 1/10 का मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स, प्राइमरी में नंबर ऑफ, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स का 10 टाइम्स कम है.
अगर इसमें 1000 है तो इसमें कितने हैं 100, तो इनपुट पे 1000 वोल्ट दोगे तो आउटपुट पे कितना वोल्ट पहुंचेगा 100 वोल्ट पहुंचेगा। 10 टाइम्स वोल्टेज कम हो जाएगा। इनपुट पे 10,000 वोल्ट दोगे तो आउटपुट पे कितना पहुंचेगा 1000 वोल्ट पहुंचेगा। इनपुट पे 100 वोल्ट दोगे तो आउटपुट पे 10 वोल्ट आएगा। इनपुट पे 10 वोल्ट दोगे तो आउटपुट पे 1 वोल्ट आएगा। ये ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, आइडियल। कौन सा ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसमें किसी भी तरीके के एनर्जी लॉसेस नहीं होते। जितना इनपुट पे पावर दिया वही सारी पावर उठ के कहाँ चली गई, आउटपुट पे चली गई। ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, जब प्रैक्टिकली क्या होता है ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं लॉस, ये कॉपर की कॉइल्स हैं, देख रहे हैं कॉपर वायर्स हैं, इनमें हीट की फॉर्म में लॉस होते हैं, हीट गर्म हो जाता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, और क्या लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉसेज होते हैं। एडी करंट को मिनिमाइज किया जा सकता है, कंप्लीटली जीरो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एडी करंट लॉसेज होते हैं। एडी करंट जो है लार्ज मैग्नीट्यूड में होती हैं, हीटअप करती हैं, बताया था ये मैंने। ठीक है, मटेरियल को हीटअप करेंगी, लार्ज मैग्नीट्यूड में होती है। तो ये कॉपर ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर है इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होती हैं। इनको मिनिमाइज करने के लिए इनको चिप्स काटी, चिप्स में काटा, चिप्स में काटने के बाद उन चिप्स को लैमिनेट किया, फिर इस एक के ऊपर एक रखा, उनको इंसुलेशन दे दिया गया, ऑल्टरनेट लेयर बना दी गई, इंसुलेशन लैम्प शीट। ठीक है, तो इसमें एडी करंट लॉसेज होंगे, मिनिमाइज हो चुके होंगे लेकिन होंगे ज़रूर। और क्या होगा, इसमें हिस्टैरिसीस लॉस होगा। हिस्टैरिसीस लॉस क्या, ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। जब इससे हम करंट पास कराएंगे तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से पास करेगा। उस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन उसे हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जिसको मैंने स्किप कर रखा है उसको मैं पढ़ाऊंगा हिस्टैरिसीस लॉसेस वहाँ पर। ठीक है, उसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस होगा, कॉपर वायर में जो लॉसेज होंगे हीट की फॉर्म में, एडी करंट लॉसेज होंगे। ठीक है, और हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होती है इसमें। हमिंग नॉइज, ट्रांसफार्मर आवाज़ करता है, ट्रांसफार्मर के बगल में खड़े होगे तो साउंड आ रहा होगा, ऐसे करके आवाज़ आ रही होगी, उसे हमिंग नॉइज कहते हैं। ठीक है, तो ये सब लॉसेस होते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर आइडियल, कि इनपुट पे जो पावर है वो सारी की सारी कहाँ चली गई, आउटपुट पे चली गई। तो एज ट्रांसफार्मर इज आइडियल, एज आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज आइडियल। ठीक है, आइडियल नहीं होता कोई भी ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, कि आउटपुट पावर जो है वो किसके बराबर होगी, हैं, इनपुट पावर के। आउटपुट पे जो पावर जाएगी वो उतनी ही जाएगी जितनी की इनपुट पे है। ठीक है, ये मिटा दूँ, ये नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो अब जब आउटपुट और इनपुट पावर सेम होंगी तो सुनो ध्यान से, इतनी सी लाइन में आ जाएगा, इतनी सी जगह में। तो आउटपुट पावर कितनी है, पावर क्या होती है, वी आई। तो ई एस इंटू आई एस आउटपुट पावर, आउटपुट पे वोल्टेज इंटू आउटपुट पे करंट इज इक्वल टू इनपुट पे वोल्टेज इंटू इनपुट पे करंट। तो मैंने क्या निकाला था, ई एस अपॉन ई पी निकाला था। देखो, तो ई एस, तो यहाँ से ई एस अपॉन ई पी क्या होगा, जरा देखो तो सही, ई एस अपॉन ई पी, ई एस अपॉन ई पी क्या होगा, आई पी अपॉन आई एस होगा ना। और ई पी अपॉन ई एस किसके बराबर था, एन एस अपॉन आई एन पी के, इज इक्वल टू क्या, एन एस अपॉन एन पी। क्या पता लगा इस बात से, देखो ये करंट का रेशियो इसके रिवर्स से क्या पता लगा, अगर वोल्टेज 10 टाइम्स हो गया आउटपुट पे तो करंट 10 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को अप करता है तो करंट को क्या करता है, डाउन करता है। जितना वोल्टेज अप होगा उतनी ही करंट डाउन हो जाएगी। दोनों को साइमल्टेनियसली अप नहीं किया जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट कर जाएगा। हद से हद ये हो सकता है कि आप आइडियल ट्रांसफार्मर बना लें, जितना इनपुट पे पावर दें वो आउटपुट पे चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इनपुट पे पावर दी और आउटपुट पे जाते जाते आपकी पावर इंक्रीज कर गई, तो ये एक्स्ट्रा पावर कहाँ से आई, तो कंजर्वेशन एनर्जी वायलेट कर जाएगा। ठीक है,
ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, आउटपुट पे पावर कम होती है इनपुट पावर से, क्योंकि कुछ पावर लॉसेस हो जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो आज तो क्या होता है ट्रांसफार्मर में, अगर वोल्टेज अप होता है तो करंट, जितना टाइम्स वोल्टेज बढ़ेगा उतने ही टाइम्स करंट घट जाएगी, जितना टाइम्स वोल्टेज घटेगा उतने ही टाइम्स करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। नोट करो। देखें जरा ध्यान से, इफ NS इज ग्रेटर देन NP, क्या मतलब है इस बात का? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, द ट्रांसफॉर्मर इज सेट टू बी स्टेप अप, द ट्रांसफॉर्मर इज सेट टू बी step up, it raises voltage या increases voltage and decreases current। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप करेगा तो करंट को डाउन करेगा, जितना टाइम्स वोल्टेज बढ़ेगा उतना टाइम्स करंट डाउन हो जाएगी। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सर्किट में ऐसे यूज़ करते हैं, देखो नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज़्यादा होने, सेकेंडरी में, ठीक है। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे कम दिखा दिए, ठीक है। ये यहाँ पे कोर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे 3 लाइन खींच के ये कोर दिखा रहा होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे ज़्यादा दिखा दो। ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इफ NS इज लेस देन NP, सेकेंडरी में टर्न्स प्राइमरी से कम है, द ट्रांसफार्मर इज सेट टू बी स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर इज सेट टू बी स्टेप डाउन, कॉमा इट क्या lowers voltage and raises या increases current, ठीक है। करंट को अगर वोल्टेज डाउन होगा तो करंट अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस में टर्न ज़्यादा कम है, इसमें सेकेंडरी में, तो प्राइमरी में ज़्यादा टर्न दिखा दो। ये आपका कोर हो गई ट्रांसफार्मर की, और ये आपका जो है सेकेंडरी में टर्न्स हो गए। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इट वर्क्स ऑन AC ओनली एंड नेवर ऑन DC। तीसरा पॉइंट क्या है, इट वर्क्स ऑन AC ओनली। किस पे वर्क करता है ये, DC पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि DC में वेरिएबल करंट नहीं होगी, और जब वेरिएबल करंट नहीं होगी तो सेकेंडरी से कंटिन्यूसली चेंजिंग EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, और कंटिन्यूसली EMF चेंजिंग प्रोड्यूस नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगी, EMF इंड्यूस नहीं होगा सेकेंडरी में लगातार, ठीक है। इट वर्क्स ऑन AC ओनली एंड नेवर ऑन DC, ठीक है, एंड नेवर ऑन DC। ये ट्रांसफार्मर कभी भी DC पे काम नहीं करेगा, ठीक है। किस पे काम करेगा, AC पे काम करेगा, ठीक है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज आइदर वोल्टेज और करंट, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज क्या, आइदर वोल्टेज, आइदर वोल्टेज और करंट, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। क्यों, एग्जामिनर पूछ ले क्यों भाई, हैं, एज पावर इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। पावर में तो छोटी चेंज हो सकता, पावर थोड़ी बढ़ सकती है, ठीक है। एज पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। बिकॉज हम आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं ना, तो ये
दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्या है, सम। सम क्या, पावर इज ऑलवेज लॉस्ट। ट्रांसफार्मर में कुछ पावर ऑलवेज लॉस्ट होती है। हमने आइडियल ट्रांसफार्मर करा है, ठीक है, ड्यू टू किस वजह से, एक वजह ये भी है, देखो, फ्लक्स लीकेज। ठीक है, प्राइमरी का 100% फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं करता। हम टाइट कपलिंग के माध्यम से ऐसा तो कर सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स को प्राइमरी के सेकेंडरी के साथ लिंक करा दें थ्रू द कोर। ठीक है, तो फ्लक्स भी लीक होता है, उस वजह से पावर लॉस होती है। और किस वजह से, हिस्टैरिसिस, HYSTERESIS, हिस्टैरिसिस लॉसेस होते हैं। और किस वजह से, और क्या लॉसेस है बताएं, एडी करंट्स। ठीक है, और क्या, ठीक है, हमिंग नॉइज बताया था मैंने, हमिंग नॉइज किसे कहते हैं, एंड हीटिंग ऑफ कॉइल्स। जो कॉइल हैं वो हीट करती हैं, इस वजह से प्रैक्टिकली जो है ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। क्लियर हो गया है? नोट करिए। देखो भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 7.23, बहुत इजी, बहुत आसान, सिंपल सा ट्रांसफार्मर इक्वेशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, देख लें क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट कितना, इनपुट पावर कितनी दी हुई प्राइमरी में, तो 2300 वोल्ट। ठीक है, टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग कितने टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं, 4000 टर्न्स हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट पावर कितना, आउटपुट पावर सेकेंडरी में कितना होगा, 230 वोल्ट चाहिए, ये चाहिए ना। ठीक है, अगर आप इतना लंबा चौड़ा जो ट्रांसफार्मर बनाया था ना मैंने, उसकी जगह पे बहुत सीधा साधा शरीफ ट्रांसफार्मर बना सकते हो। जल्दी से बनाना है ना, ऐसे बना सकते हो, 3D जैसा शेप बना दिया था ना, ऐसे बनाओ। ऐसे बनाने के बाद ये वाइंडिंग दिखा दो, ठीक है, ये, और यहाँ पे ये दिखा दो, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ये यहाँ पे AC सोर्स दिखा देना, ऐसे दिखा देना जल्दी वाला, क्योंकि बोर्ड में तो टाइम होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट पे चले गए, ये लोड आ गया, ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना। 3D वाइंडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। सिंपल सा फिगर है, एक ही बात है, वो ड्रॉ करो या ये ड्रॉ करो। ठीक है, बहुत टाइम हो, बहुत फास्ट हो तो कर लेना। अब हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर इक्वेशन लिख दो। क्या है ट्रांसफार्मर इक्वेशन, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ठीक है, तो सेकेंडरी पे कितना चाहिए हमें, 230 वोल्ट चाहिए। एक यहाँ पे कितना है, प्राइमरी पे हैं 2300 वोल्ट है। सेकेंडरी पे कितने टर्न्स हैं चाहिए, प्राइमरी पे कितने हैं 4000। ठीक है, 4000, तो कितने टाइम चला गया, NS कितना आ गया 4000 अपॉन 10, तो NS कितना आ गया 400 टर्न्स। तो 400 टर्न्स इज रिक्वायर्ड इन सेकेंडरी। क्या हो गया यार, उल्टा हो गया ना। NS कितना आ गया हमारा, NS सही है, हाँ, सेकेंडरी में कितने टर्न चाहिए 400, प्राइमरी में कितने 4000, यानी कितने टर्न्स कम चाहिए, 10 टाइम्स टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में कम चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर की फंक्शनिंग को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो हैं कि क्यों हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, तो NCERT की लास्ट 2 प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है, नहीं बने तो मेरे से पूछना, बन जाए, आपकी समझ में आ जाए अच्छे से, तो आपका ट्रांसफार्मर क्लियर हो गया। क्यों वोल्टेज को हमें अप करना पड़ता है और डाउन करना पड़ता है फिर, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं बनेगा मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है। तो कहेंगे हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ये बुक अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगी।